अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन ऑफ CFEP 5 टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस। अच्छा बेटा, हमारा डिस्कशन चल रहा था, हमने हैंड आउट नंबर 1 स्टार्ट किया था। हमने रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, इन सारी चीज़ों का हमने ओवरव्यू देखा और हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की लास्ट सेशन में। और ये डॉक्यूमेंट भी जो लेना चाहे वो काइंडली मुझे टेक्स्ट कर दे, मैं उसको ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर लूँगा उससे। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का तस्करा किया। हमने इनकम टैक्स की बात की, टैक्स का जिक्र किया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्ट्रक्चर का जिक्र किया। फिर हमने इनकम की डेफिनेशन से पहले इनकम का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझने की कोशिश की। रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, इसका हमने एक बाइफिकेशन देखा। Those who have missed obviously can go to the recorded lecture and have its overview. तो ये बड़ा डिटेल डिस्कशन हमने किया और ये सारा डिस्कशन करने के बाद we landed onto the definition of income as per income tax ordinance. अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो डेफिनेशन हमारे इनकम की डेफिनेशन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हमारे पास मौजूद है, उसको मैं थोड़ा सा जल्दी से क्विकली रिकैप करूं जो हमारा डिस्कशन हुआ लास्ट टाइम। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, इसका मतलब क्या हुआ सर? कौन सी रिसीट्स की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पर बात हो रही है रेवेन्यू रिसीट्स की बात हो रही है, कैपिटल रिसीट्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, और ये कॉन्सेप्ट हमने पूरा के पूरा डिस्कस किया। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो हमने देखा यहाँ पर उन एलिमेंट्स ऑफ इनकम की बात हो रही है कि जिन पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो रही। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि टैक्स कलेक्शन में सबसे अहम किरदार है उन टैक्सेस का जो एट सोर्स कलेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, उसमें से भी यहाँ किन की बात हो रही है? क्या यहाँ सबकी बात हो रही है? हमने कहा नहीं, यहाँ सबकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर उन टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है जो अंडर फाइनल टैक्स रिजीम है। फाइनल टैक्स रिजीम, इसका डिस्कशन हमने फाइनल टैक्स रिजीम का बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में हमने ये सारा डिस्कशन किया था कि फाइनल टैक्स रिजीम FTR का कॉन्सेप्ट आया कब और किस तरह से लोग इस नॉर्मल टैक्स रिजीम को मैनिपुलेट करते थे और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। तो जब ये फाइनल टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट आया तो देखो हो क्या रहा है। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर FTR। ठीक है, अंडर FTR की इनकम की बात हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब कि हर वो अमाउंट जिस पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हो गई है और ऑर्डिनेंस ने उसको कह दिया कि ये टैक्सेबल है अंडर FTR, फाइनल टैक्स रिजीम। उसको बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे आज इंशाल्लाह। तो हमने कहा सर वो अमाउंट भी इनकम बन गई। हालांकि हमने देखा था कि ये जो टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन हो रही है अमाउंट पर, ये तो सर टर्नओवर पर हो रही है, ये तो ग्रॉस रिसीट्स पर हो रही है, ये तो सेल्स या रेवेन्यू बोलते हैं इसको। दिस इज नॉट इनकम। इनकम इज द बॉटम लाइन इनकम, जो कि PBT है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। लेकिन हमने ये देखा, जिन्होंने नहीं देखा दे हैव टू रेफर द प्रीवियस लेक्चर, कि जब वो 1% हम टर्नओवर के ऊपर कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब मजीद एक्सपोर्टर से उस एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब लेकिन उस प्रोसीड्स के ऊपर टैक्स की जो हमने कलेक्शन की है, क्या वो इनकम टैक्स है? आंसर इज नो। देयरफॉर इट इज स्पेसिफिकली मेड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इनकम। ठीक है, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी, लोन रिसीव्ड इन कैश, अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये बात हमने पहले भी देखी थी। एनी लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ इनकम में भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, अगर आपको याद हो कि ना याद हो, बहरतौर ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास। लॉस ऑफ इनकम में आपको मैंने एग्जांपल दी थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, कि एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट व्हिचएवर इज हायर विल बी टैक्सेबल। इसी तरह कैपिटल गेन की मैंने आपको मिसाल दी थी। जब कैपिटल गेन में जाएंगे तो कैपिटल गेन का फॉर्मूला क्या होगा? कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट, एंड कंसीडरेशन रिसीव्ड विल बी हायर ऑफ एक्चुअल सेल प्रोसीड्स और FMB। तो अगर FMB ज़्यादा है और मैंने कम अमाउंट पर सेल कर दिया, कैपिटल गेन विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग FMB। तो मैंने अगर अपना लॉस ऑफ इनकम अपनी खुशी से किया है तो लॉ कहता है ये तेरी मर्जी है, वी विल टैक्स इट। आर यू गेटिंग दिस बेटा?
अच्छा भाई, आगे चलते हैं बेटा. Okay, so we'll use this page. अच्छा, फिर हमारे पास है टैक्स की डेफिनेशन. टैक्स की डेफिनेशन इज वेरी सिंपल डेफिनेशन. टैक्स मींस एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर चैप्टर 2. जैसे चैप्टर 2 इज द चार्ज ऑफ टैक्स, और उस चार्ज ऑफ टैक्स में जाहिर सी बात है हम चैप्टर 2 में हम ऑर्डिनेंस का एक अगर नजर डाल दें, चैप्टर 2 देख लो. चैप्टर 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, डेफिनेशन, ऑर्डिनेंस, स्टोर, अदर लॉज, ये हमने देख लिया. अब चैप्टर 2 में देखो सारी बातें होंगी कि टैक्स इंपोज करना है. टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, सुपर टैक्स और हाई इनकम अर्निंग इंडिविजुअल्स, टैक्स ऑन डिविडेंड. चैप्टर 2 में सारी बातें हो रही हैं टैक्स 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 टैक्स, किस पर लगाना है, क्या लगाना है, किस पर लगाना है, क्या लगाना है. तो चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेशन. अच्छा, और चैप्टर 2 के अंदर सबसे पावरफुल सेक्शन है सेक्शन नंबर 4. सबसे पावरफुल सेक्शन है, इसे हम कहते हैं चार्जिंग सेक्शन ऑफ द एंटायर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस. हर लॉ में, इनफैक्ट अगर आप कंपनीज एक्ट भी उठाएंगे उसका भी सेक्शन नंबर 4 ही है जो कि पूरे लॉ को ऑथराइज करता है that yes, you are authorized to impose taxes on income. Your income tax ordinance and you have the authority to levy taxes on income under this ordinance. So this section number 4 will be the most powerful section which will give the power, which will delegate the power to this income tax ordinance के लगाए जा taxes, जो income हो उस पर लगाए जा. ठीक है, a very important section, we will be having a look at it. Includes any penalty, fee, includes any penalty, fee or other charge or any sum or amount leviable or payable under income tax ordinance 2001. इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कोई ऐसी फी, कोई ऐसी पेनल्टी, कोई ऐसा चार्ज, कोई ऐसा सम, कोई ऐसी अमाउंट है जो इस ऑर्डिनेंस के तहत तुमने पे करनी है, इनकम पर लगने वाला टैक्स नहीं, उससे रिलेटेड कोई एंसिलरी पेमेंट है, या तुमने कोई लेट टैक्स जमा कराया तो पेनल्टी लग गई, कोई डिफॉल्ट सरचार्ज लग गया. हम देखेंगे क्या होता है. पेनल्टी किसी नॉन कंप्लायंस के ऊपर डंडा मारने को पेनल्टी कहते हैं. पेनल्टी लगा दी टैक्स वाले ने, डिफॉल्ट सरचार्ज लगा दिया. आपने पेमेंट करनी थी 10 जुलाई को, आपने पेमेंट की 10 दिसंबर को. इस पूरे ड्यूरेशन में जो आपने लेट पेमेंट करी है उस पर सरचार्ज लगेगा, डिफॉल्ट सरचार्ज एट अ स्पेसिफिक रेट ऑर्डिनेंस में गिवन है, वो भी लगेगा. तो हमने कहा भाई कोई भी चीज हो, कोई भी फी हो, कोई भी चार्ज हो, कोई भी सम हो अंडर दिस ऑर्डिनेंस अगर है, इट इज एज इफ कि ये इनकम टैक्स है. इसको पे ना करने का वबाल इतना ही है, ऐसा ही है जैसे तुमने इनकम पर टैक्स नहीं दिया. और हम इस टैक्स को ना पे करने पर वही कुछ कर सकते हैं जो तुम्हारे इनकम टैक्स ना पे करने पे कर सकते हैं. तो क्या कर सकते हैं? नहीं, क्या कर सकते हैं भाई? हम आपके बैंक अकाउंट भी सीज कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसा भी निकलवा सकते हैं, और ज्यादा अगर आपने अड़ी की तो आपको हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं, जेल में भी डाल सकते हैं इन द वर्स्ट सिनेरियो. ठीक है मेरे बच्चों, तो ये है इसका मकसद कि कोई भी अदर पेमेंट भी अगर है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंडर जो तुमने करनी है, डोंट टेक इट लाइटली, इट इज नॉट लाइट. ओके, तो ये डन एंड डस्टेड. नाउ वी हैव section number 4, okay, which is tax on taxable income. Tax on taxable income, and this is a very powerful section, a very strong section. And as I told you that this is the charging section which authorizes the entire income tax ordinance to impose taxes. लगाए जा taxes. चलो आओ देखते हैं कि ये section number 4 कहता क्या है, because there is a lot to be discussed in this section, and this section will open the branches of further discussion for us. Income tax shall be imposed for each tax year. For each tax year. अच्छा भाई, इनकम टैक्स लगेगा हर टैक्स ईयर के लिए at the rate or rates specified in first schedule. किन रेटों पे जो गिवन है फर्स्ट शेड्यूल में, as the case may be, on every person, हर पर्सन पर,
हु हैज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। तो हमने कहा कि सर सेक्शन क्या कह रहा है, ये सेक्शन क्या कह रहा है, ये सेक्शन कह रहा है कि भाई हम टैक्स लगाएंगे और टैक्स लगेगा हर टैक्स ईयर के लिए। किन रेट्स पर? जो फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है। तो टैक्स ईयर किसे कहते हैं हमें नहीं पता, कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं हमें नहीं पता, रेट्स जो गिवन है फर्स्ट शेड्यूल में क्या गिवन है हमें नहीं पता, ऑन एवरी पर्सन, पर्सन क्या कितने होते हैं हमें नहीं पता, और हु हैज टैक्सेबल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम किसे कहते हैं ये भी हमें नहीं पता। अच्छा भाई, लेट्स कंटिन्यू। तो इस चार्जिंग सेक्शन को या इस स्कोप ऑफ टैक्स, इसको हम स्कोप ऑफ टैक्स भी कह सकते हैं, या स्कोप ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी कह सकते हैं। तो ये सेक्शन इज वेरी पावरफुल सेक्शन और इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं विच वी हैव टू डिस्कस, हमें डिस्कस करना पड़ेंगी। टैक्स ईयर किसे कहते हैं, फर्स्ट शेड्यूल में क्या कुछ होता है, पर्सन किसे कहते हैं, टैक्सेबल इनकम किसे कहते हैं, एंड व्हेन वील बी एबल टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स we'll be able to better understand this definition. However, if you look at it from the current perspective, अगर मैं इसमें लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ, प्राइमा फेशिया मैं अगर इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करूँ, तो ये डेफिनेशन ये कह रही है भाई टैक्स लगेगा हर टैक्स ईयर पर, किस पर, किस रेट्स पर, जो फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है, हर बंदे पर। अच्छा, बंदे की डेफिनेशन या पर्सन की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि उसमें क्या चीज़ें हैं, किसे हम पर्सन कह रहे हैं, ठीक ठाक अच्छी डेफिनेशन है। Who has taxable income, जिसकी taxable income हो for the tax year। इसका मतलब हर इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है, नहीं हर इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है। अच्छा, पर्सन की डेफिनेशन भी हम देखेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड ईज ऑफ डिस्कशन, देयर आर प्राइमरीली ब्रॉडली स्पीकिंग 3 मेन टाइप्स ऑफ पर्सन जिसकी टैक्सेशन हमने देखनी है। पर्सन तो और भी हैं, डेफिनेशन में देखेंगे हम, लेकिन प्राइमरीली जिनकी टैक्सेशन हमें देखनी है वो 3 ही हैं, जिसमें एक है इंडिविजुअल, दूसरा है एओपी और तीसरी है कंपनी। ठीक है, हम देखेंगे क्या, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप, एओपी फॉर एग्जांपल अ पार्टनरशिप फर्म, और कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो आपको पता है। Income tax payable by taxpayer for tax year shall be computed by applying the rate or rates of tax applicable to the taxpayer under income tax ordinance to the taxable income of the taxpayer for the year। तो ये रेट ऑफ टैक्स है वो टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई होगा और टैक्स निकल के आ जाएगा। द रिजल्टिंग टैक्स पेबल शैल बी रिड्यूस्ड बाय टैक्स क्रेडिट्स अलाउड अंडर आईटीओ टू टैक्सपेयर शैल बी डिडक्टेड, शैल बी रिड्यूस्ड बाय टैक्स क्रेडिट्स। तो हमने कहा लेकिन सर उसके बाद फिर उसको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, कुछ टैक्स क्रेडिट्स भी मिलेंगे, कुछ टैक्स के फायदे भी मिलेंगे, वो क्या होंगे हम देखेंगे। Certain classes of income may be subject to separate taxation, collection, deduction of tax as final tax of the income, and such income shall not be included in the computation of taxable income। फिर हमने कहा कुछ ऐसी इनकम भी होगी, जरूरी नहीं है हर किसी के ऊपर फर्स्ट शेड्यूल वाला नॉर्मल रेट ही लगे, कुछ ऐसी इनकम भी होगी जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है जिस पर सेपरेट रेट लगेगा, और कुछ ऐसी इनकम होगी जो टैक्सेबल होगी अंडर FTR फाइनल टैक्स रिजीम। तो हम रिजीम्स को देखेंगे, बड़ी डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। अच्छा भाई, सो वंस अगेन, अब ये जो स्कोप ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो सेक्शन 4 में डिफाइंड है, डिसाइड जो गिवन है, सो वी विल हैव टू स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर एवरी एलिमेंट in this scope of tax, and the first of all is tax year। Okay, so let's start the discussion of tax year। ये tax year है क्या? चलो, तो tax year की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले let's have the prayers break, और नमाज के बाद इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं because it's prayer time। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, वेलकम बैक। अच्छा बेटा, अब हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे टैक्स ईयर का, क्योंकि हमने ये देखा कि ये जो सेक्शन नंबर 4 था, स्कोप ऑफ टैक्स जिसे मैंने नाम दिया, उसमें इन चीज़ों का तस्करा आया है जिसे वन बाय वन हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। एंड वंस वी आर डन विद दिस वी विल अगेन कम बैक टू दिस स्कोप ऑफ टैक्स टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स। चलो भाई, टैक्स ईयर
अच्छा देखो, ये टैक्स ईयर है क्या, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, इसे देखते हैं। अच्छा, आज से पहले हमने जिन ईयर के नाम सुने, हाउ मेनी टाइप्स, और आई शुड से दैट हाउ मेनी ईयर्स वी हैव सीन टू डेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईयर्स। तो अब हम अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग में, कॉमन बोलचाल में, कॉमन यूजेज में हम कहते हैं कि सर एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है हमारे पास अकाउंटिंग ईयर, एक हमारे पास है फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर, हमारे पास टैक्स ईयर। अच्छा, कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं? तो कैलेंडर ईयर तो हम कहते हैं सर जो कैलेंडर जब शुरू होता है और जब कैलेंडर खत्म होता है, 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है, इन ऑलवेज कैलेंडर विल रिमेन द सेम, इसमें कोई डाउट? 1 जनवरी मिसाल के तौर पर 2023 से 31 दिसंबर 2023, हमने कहा ये है कैलेंडर ईयर 2023, सिंपल। व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर? अकाउंटिंग ईयर इज द ईयर ऑफ योर बुक कीपिंग, जहां तुम अपने बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, एंड फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस यू सेट अ टाइमलाइन। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं सर 1 जुलाई से 30 जून कुड बी द अकाउंटिंग ईयर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है अकाउंटिंग ईयर। सो अकाउंटिंग ईयर इज एनी ईयर फ्रॉम the reference of your record keeping, book keeping, financial reporting। तो सर ये क्या हम कैसे भी रख सकते हैं, किसी भी तरह से रख सकते हैं? आम तौर पर आपका अकाउंटिंग ईयर भी टैक्स ईयर के रेफरेंस से ही सेट किया जाता है, क्योंकि कंपनीज नहीं चाहेंगी कि हम अपनी अकाउंटिंग या बुक कीपिंग या फाइनेंशियल क्लोजिंग अलग करें, फिर टैक्स की क्लोजिंग अलग करें, कंपनीज ये कभी नहीं चाहेंगी, ठीक है? तो कंपनीज हो जाए या कोई भी बिजनेस हो, वो अपना जो अकाउंटिंग ईयर होता है यूजुअली नॉर्मली दे कीप इन कोहेरेंस विद द टैक्स ईयर। तो हम देख लेते हैं कि टैक्स ईयर क्या है। फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर इज फ्रॉम कंट्रीज पर्सपेक्टिव। कंट्री की इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से। तो अब हमारा कंट्री का फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर कब से शुरू होता है, कब खत्म होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई 22-23 कह लो, 1 जुलाई 23 से शुरू होगा नया फाइनेंशियल ईयर जो अगला होगा, एंड इट विल एंड ऑन 30 जून 2024। यह है फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। हमारी कंट्री का जो फिस्कल फाइनेंशियल ईयर होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 July each year and ends on 30th June next year। इसी ईयर के हिसाब से हमारी जीडीपी डिटरमिन होती है, और बहुत से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमिन होते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बात करूं 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024, ये एक फाइनेंशियल ईयर होगा, ये एक फिस्कल ईयर होगा। तो जो टैक्स ईयर है, जो नॉर्मल टैक्स ईयर है, वो भी इसी फाइनेंशियल फिस्कल ईयर के रेफरेंस से ही रखा जाता है। कौन सा वाला ईयर? नॉर्मल वाला ईयर, नॉर्मल वाला टैक्स ईयर। अच्छा, इसका मतलब सर टैक्स ईयर की मुख्तलिफ इक़साम होंगी, तो आपने कहा कि नॉर्मल टैक्स ईयर फिस्कल ईयर के हिसाब से रखा जाता है। जी, टैक्स ईयर की इक़साम है, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। लेकिन जो नॉर्मल टैक्स ईयर है
उसको नॉर्मल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो नॉर्मल कंट्री की इकोनॉमी के हिसाब से कोइंसाइड कर रहा है. सो सर इट डज मीन कि मोस्ट या मैक्सिमम लोगों का जो टैक्स ईयर है वो यही होगा 1 जुलाई से 30 जून. हमने कहा जी ऐसा ही है, बिकॉज नॉर्मल सिचुएशन या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स. ठीक है, तो टैक्स ईयर की एक किस्म भी हमारे सामने आ गई. एक तो टैक्स ईयर भी हमारे सामने आ गया और टैक्स ईयर की एक किस्म भी हमारे सामने आ गई जिसे हमने कहा कि नॉर्मल टैक्स ईयर. ठीक है बेटा. अच्छा, इसको हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हमने ये देख लिया कि फिस्कल फाइनेंशियल ईयर कंट्री के पर्सपेक्टिव से कहा जाता है और टैक्स ईयर किस पर्सपेक्टिव से कहा जाता है. अच्छा सर, जिस तरह अकाउंटिंग ईयर में हमने कहा कि हम अकाउंटिंग की बुक कीपिंग या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को क्लोज करते हैं किसी मीनिंगफुल एनालिसिस के लिए, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, अपना P&L बनाते हैं. सो टैक्स ईयर, व्हाट इज टैक्स ईयर? तो सर टैक्स ईयर भी एक ऐसा पीरियड है जिसमें हम अपने टैक्सेशन के रिकॉर्ड्स को कंपाइल करते हैं और अपनी टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं उस पीरियड के रेफरेंस से. जबरदस्त, उसे कहते हैं टैक्स ईयर. सिंपल, एज इजी एज दैट. और मैंने आपको बताया कि कंपनीज अकाउंटिंग ईयर यूजुअली वही रखती हैं जो उनका टैक्स ईयर जिस तरह से चल रहा होता है. ठीक है, और नॉर्मल टैक्स ईयर किस तरह से चलता है ये बता दिया मैंने आपको. 1 जुलाई से 30 जून जो हमारी कंट्री का फाइनेंशियल ईयर है उसी हिसाब से नॉर्मल टैक्स ईयर चलता है, उसी को कोइंसाइड करता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर टैक्स ईयर इज अ रेफरेंस पीरियड, और जिसको हम बेंचमार्क करेंगे, जिसे हम रेफरेंस करेंगे फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग अ टैक्सेबल इनकम. हमने इस डेट से इस डेट तक कितना कमाया, हम हिसाब किताब भी तो कुछ चीज़ होती है ना भाई. ठीक है, कंपैरिजन भी तो कोई चीज़ होती है, फाइनेंशियल क्लोजिंग भी तो कोई चीज़ होती है, इनकम की डिटर्मिनेशन भी तो कोई चीज़ होती है. हर साल कितनी इनकम कमाई, ओके नाउ यू हैव टू गिव द टैक्स ऑन दिस इनकम फ्रॉम दिस टाइम पीरियड टू दिस टाइम पीरियड. आर यू गेटिंग दिस? टैक्स ईयर. अच्छा भाई, तो सर अकाउंटिंग ईयर का हिसाब अलग होगा और टैक्स ईयर का हिसाब अलग होगा. हमने कहा जो तुम्हारा अकाउंटिंग का हिसाब होगा ऑलमोस्ट वही तुम्हारे टैक्स का हिसाब होगा विद फ्यू प्लस एंड माइनसेस. वो हम देखेंगे बाद में. देखो वो तो टैक्स की कंप्यूटेशन है, वो तो इनकम के हेड्स की डिस्कशन है, अभी मैं उस पर नहीं जा सकता. बट इट विल नॉट बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट क्लोजिंग. जो तुम्हारे अकाउंटिंग की क्लोजिंग होगी ऑलमोस्ट वैसी वैसी तुम्हारी टैक्स की क्लोजिंग होगी. ठीक है, चलो इस पर बाद में बात होगी, बहुत डिटेल बात है इस पर. तो अब आ जाओ हम टैक्स ईयर, बाकी सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट टैक्स ईयर. सो व्हाट इज अ टैक्स ईयर? हमने कहा सर एक पीरियड है. और नॉर्मल टैक्स ईयर का क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? हमने कहा सर नॉर्मल टैक्स ईयर है विद रेफरेंस टू द फिस्कल ईयर, विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल ईयर. एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर, व्हाट इज द फिस्कल ईयर? From where it starts and where it ends. It starts on 1st of July and ends on 30th June next year. जबरदस्त हो गई बात. तो होता क्या है अब जरा देखना गौर से. हमने कहा सर ये है फाइनेंशियल ईयर ना, अच्छा अब जरा देखना क्या बात क्या है. फाइनेंशियल ईयर 23-24 is starting on 1st July 23 ending on 30th June 24. अच्छा भाई जबरदस्त हो गई बात. हमने कहा सर इधर से शुरू हो रहा है नहीं. अब इस फाइनेंशियल ईयर का, इस इकोनॉमिक ईयर का कोई ना कोई बजट होगा और बजट अनाउंस होगा. और हमने पहली क्लास में बजट ही को डिस्कस किया था, याद होगा आपको. अच्छा अगर मैं इसको 23-24 ज़्यादा रिलेट करने के लिए अगर मैं इसको 22-23 ले लूँ, कैसा रहेगा आपका करंट? ठीक है, तो हमने कहा सर इधर
ये जो पीरियड होता है जो जून का पीरियड है, इस जून की पीरियड में जो भी एक्टिंग गवर्नमेंट होती है दे ब्रिंग इन बजट कि भाई अगला वाला साल जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, इस अगले वाले साल को चलाने के लिए वी आर मेकिंग अ बजट. These are our expenses, these are the income streams, this is the budget deficit. हमने पाँव ज़्यादा फैला लिए हैं, चादर हमारी कम है, और ये सारा के सारा बजट वो प्रेजेंट करते हैं. एंड विद द बजट पहले आता है बजट. पहले क्या आता है? फर्स्ट दे प्रेजेंट बजट. ये चादर, ये पाँव फैलाए हमने, इतने रेवेन्यू मेजर्स हम पहले रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू इतना था, अब हम इसको इतना इंक्रीज करेंगे. अच्छा भैया कैसे इंक्रीज करोगे? सो दे गिव द बजटरी मेजर्स. अच्छा, तो बजट के साथ आते हैं बजटरी मेजर्स. इस लॉ में ये चेंज ले आएंगे, हम ये इनकम ऐसे बढ़ा देंगे, ये टैक्स को इतना बढ़ा देंगे, ये टैक्स इतना बढ़ा देंगे, ये टैक्स इतना बढ़ा देंगे, और हमने ओवरऑल इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स और कस्टम का रेवेन्यू इतना 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 कर दिया. सो फर्स्ट द बजट पेपर इज यूजुअली फ्लोटेड. उस पर कमेंट्स आते हैं, बातें होती हैं, एंड इन द लाइट ऑफ द सजेशंस, कमेंट्स फ्रॉम विद इन द असेंबली और जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस वगैरह हैं, सब चीज़ें, देन कम्स द फाइनेंस एक्ट. अब फाइनेंस एक्ट क्या है? नाउ दिस इज द लॉ. जैसे ही फाइनेंस एक्ट आया, नाउ द बजटरी मेजर्स, प्रोपोज्ड बजटरी मेजर्स आर फिक्स्ड, स्टैम्प्ड, इनएक्टेड. लॉ हैज बीन इनएक्टेड. फाइनेंस एक्ट नाफिजुल अमल हो गया. अच्छा, नाफिजुल अमल हो गया, और सिर्फ फाइनेंस एक्ट हर रिस्पेक्टिव लॉ में चेंज कर देगा. इनकम टैक्स के जो मेजर्स होंगे वो इनकम टैक्स लॉ में इफेक्ट कर जाएंगे, सेल्स टैक्स के सेल्स टैक्स में, कस्टम के कस्टम में, एफईडी के एफईडी के अंदर. फाइनेंस एक्ट लॉ का हिस्सा बन जाएगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अमेंड करके एप्लीकेबल हो जाएगा. टैक्स बढ़ाना है, ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चेंज आया, ये टैक्स की परसेंटेज बढ़ गई, ये टैक्स की परसेंटेज बढ़ गई, ये टैक्स की परसेंटेज कम हो गई. अब सर ये जो फाइनेंस एक्ट अप्रूव हुआ है, होता ये है, इसका नाम होता है, अब फाइनेंस एक्ट मिसाल के तौर पर 1 जुलाई 2022 से तो नाफिजुल अमल होगा ना, एप्लीकेबल होगा. लेकिन सर ये अप्रूव कब हुआ है? मिसाल के तौर पर फाइनेंस एक्ट आ गया 28 जून को, 27 जून को, ऐसा भी हुआ है कि 2 जुलाई को, 3 जुलाई को भी आया. लेकिन ये जो फाइनेंस एक्ट है, इसका नाम होगा फाइनेंस एक्ट 2022. यानी कि जिस कैलेंडर ईयर में फाइनेंस एक्ट आता है उसके नाम से डिनोट किया जाता है. यानी कि ये कहलाएगा फाइनेंस एक्ट 2022. लेकिन ये एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए. अच्छा सर, आपने कहा था कि नॉर्मल टैक्स ईयर भी इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेट होता है. हमने कहा बिल्कुल ऐसे ही. तो नॉर्मल टैक्स का पीरियड भी बिल्कुल यही है. एंड दिस इज द पीरियड ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर एज वेल. दिस इज नॉर्मल टैक्स ईयर एज वेल. तो सर इस नॉर्मल टैक्स ईयर को नाम क्या देंगे? हमने कहा इस नॉर्मल टैक्स ईयर को हम नाम देंगे नॉर्मल टैक्स ईयर 2023. सर लेकिन ये नॉर्मल टैक्स ईयर तो शुरू हो रहा है 22 में, एंड हो रहा है 23 में, नाम दे दिया आपने इसको 23. बेचारे 22 का कोई नाम और निशान ही नहीं है. हमने कहा भाई ऐसे ही होगा, क्योंकि हम नॉर्मल टैक्स ईयर को नाम देंगे उस कैलेंडर ईयर के रेफरेंस से, उस कैलेंडर ईयर की रिस्पेक्ट से जिस कैलेंडर ईयर में ये नॉर्मल टैक्स ईयर एंड फॉल कर रहा है. तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट कहाँ से हुआ उसको हम नाम का हिस्सा नहीं बनाएंगे. ये नॉर्मल टैक्स ईयर एंड किस कैलेंडर ईयर में हो रहा है? 23 में. तो हम इसे कहेंगे इट्स नॉर्मल टैक्स ईयर 2023. इसका मतलब कि सर फॉर एनी टैक्स ईयर विच इज स्टार्टिंग ऑन 1 जुलाई 2000 फॉर एग्जांपल 26
एंड एंडिंग ऑन 30 जून 2027, तो आप उस टैक्स ईयर को कहेंगे टैक्स ईयर 2027. यस, इट विल बी कॉल्ड नॉर्मल टैक्स ईयर 2027. इसका मतलब यह है कि सर मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये जो फाइनेंस एक्ट से बजटरी मेजर्स इनएक्ट हुए ये एप्लीकेबल होंगे फॉर नॉर्मल टैक्स ईयर 2023. यस, इन फैक्ट यू शुड से इट विल बी एप्लीकेबल फॉर टैक्स ईयर 2023. ठीक है, यानी कि अगर तो फाइनेंस एक्ट के अंदर ये आ गया, मिसाल ले रहा हूं कि भाई डिविडेंड का रेट 15 से बढ़ के 30 हो गया, फाइनेंस एक्ट 22 में आ गया, हमने कहा ठीक है, अब सर टैक्स ईयर 2023 के लिए परसेंटेज 30% हो जाएगी. आर यू गेटिंग दिस? तो 1 जुलाई से 30 जून इज द नॉर्मल टैक्स ईयर. Are you getting this? And the Finance Act, which comes in the month of July, just before the start of 1st of July, yeah, just before the start of the new financial year, is applicable on the upcoming financial year, is applicable for the upcoming tax year. Sure. तो ये बात हो गई. तो आओ थोड़ी सी जरा रीडिंग कर ले हैंडआउट के अंदर. नॉर्मल टैक्स ईयर, अ पीरियड ऑफ 12 months ending on 30th day of June is termed as normal tax year and is denoted by the calendar year in which the said date falls. जैसे मैंने बताया कि अगर ये खत्म हो रहा है 30 जून 2023 पर, so we will call it or we will term it as tax year 2023. Example, normal tax year 12 months period starting from July 20 to June 21. तो हमने कहा इसको क्या कहा जाएगा? जुलाई 20 से जून 21 पर जो टैक्स ईयर चले इसको क्या कहा जाएगा? हमने कहा सर इसको कहा जाएगा टैक्स ईयर 21. कैलेंडर ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट यानी कि 30 जून ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर फॉल्स. हमने कहा ये किस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है? हमने कहा सर ये 2021 के कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? नॉर्मल टैक्स ईयर 2021. आर यू गेटिंग दिस? Simple as easy as that. Normal tax year is denoted by the year in which the month of June falls. Simple as easy as that. ठीक हो गई बात? अच्छा भाई, इसका मतलब ये है कि सर क्या सबका टैक्स ईयर नॉर्मल है? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है. क्या सबका टैक्स ईयर 1 जुलाई से 30 जून चलेगा? क्या नहीं, ऐसा नहीं है. अच्छा, इसका मतलब सबका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं है? हमने कहा नहीं, नॉर्मल नहीं, कुछ के स्पेशल भी है. अच्छा भाई, तो क्यों है कुछ का स्पेशल? सबका नॉर्मल कर दें? एक सवाल. तो इसका जवाब मैं देता हूं कि भाई फिर मेरा एक सवाल है कि सबके पेपर्स जून में या दिसंबर में क्यों नहीं होते? ऐसा क्यों होता है कि सी इंटर के पेपर मार्च और सितंबर में होते हैं और सी फाइनल के पेपर जून और दिसंबर में होते हैं? व्हाई इज इट सो? हमने कहा सर बात यह है कि अगर सबके पेपर एक साथ हो जाएंगे तो इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज आई कैप को एक साथ अरेंज करना पड़ेंगे. इतने सारे इन्विजिलेटर्स, इतने सारे हॉल्स, सबके एग्जाम कंडक्ट करना, इतने सारे पेपर्स बनाना, एग्जामिनर्स एक साथ ऑक्यूपाई हो जाएंगे. सो कीपिंग इन व्यू द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कीपिंग इन व्यू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एज वेल, ICAP has kept the examination system as it is. तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब बहुत से फैक्टर्स देखे जाते हैं, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज देखे जाते हैं. अगर सारे के सारे टैक्स पेयर नॉर्मल टैक्स ईयर ही बना लेंगे और सारे के सारे टैक्स पेयर एक साथ रिटर्न फाइल कर देंगे, एक पीरियड पर रिटर्न फाइल कर देंगे, तो जो आपकी टैक्स की मशीनरी है दैट्स सी बात है, लिमिटेड रिसोर्सेज. हाउ कैन दे cater every taxpayer? How can they look at every taxpayer situation? असेसमेंट करने हैं, ऑडिट्स करने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है. ठीक है, ये वजह भी है. दूसरी वजह ये भी है कि ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं विच आर इंटरनेशनली बेंचमार्क्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम्स विच आर इन द इंटायर वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल बैंक्स के लिए आपको पता ही है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो बैंक्स का ईयर एंड 31 दिसंबर होता है. हमने कहा टैक्स की दुनिया में क्या होता है? हमने कहा टैक्स की दुनिया में भी ऐसे ही होता है. तो उसको क्या कहेंगे? हमने कहा उसको देखते हैं क्या कहेंगे. आर यू गेटिंग दिस? बट वी हैव स्टार्टेड वन थिंग एंड दैट इज नॉर्मल टैक्स ईयर. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं स्पेशल टैक्स ईयर में. तो रीजन मैंने आपको वैसे पहले बता दिए स्पेशल टैक्स ईयर कि हर पर्सन का
एक टैक्स ईयर नहीं होगा। अच्छा, पर्सन की डेफिनेशन भी आगे आएगी, लेकिन अभी मैंने आपको पर्सन के लिए इतना बता दिया है कि whenever I use this word पर्सन, तीन चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं। नंबर वन, इट कुड बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप स्टेटस। आई एम अ सोल प्रोप्राइटर, आई एम एन इंडिविजुअल, आई कैन रन माई बिजनेस, आई कैन रन माई setup, and that will be a sole proprietor setup. Can I say it a business entity? Yes, it is a business entity. And a business entity is separate from its owner. अभी अकाउंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं भाई, ये तो माशाल्लाह चैंपियन है आप लोग इसके अंदर, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का भी एक सेटअप है। मिसाल के तौर पर सर, ये है सोल प्रोप्राइटरशिप का सेटअप है, ये एक पार्टनरशिप का सेटअप है, और ये कंपनी का सेटअप है। सोल प्रोप्राइटरशिप भी एक टेक्सटाइल फैक्ट्री खड़ी कर सकती है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री खड़ी कर सकता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप, मुनीर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। एओपी भी बना सकता हूँ किसी और के साथ, अपने पार्टनर के साथ, एचएम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और कंपनी भी फॉर्म कर सकता हूँ मैं। तो दीज ऑल आर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, आई एम अ पर्सन रनिंग माई बिजनेस, रनिंग माई एंटिटी। एओपी है, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि ये लीगल स्ट्रक्चर की बेसिस पर पर्सन डिफाइन किए गए हैं। यू कैन से लाइक दिस, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन इन टैक्स इज अ बिट डिफरेंट, ठीक है। इनके ऊपर रेट्स अलग एप्लीकेबल हैं, इनकी टैक्सेशन अलग है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग हैं। और अब एग्जामिनर ने रिसेंटली ये भी किया है कि पिछले से पिछले अटेम्प्ट के अंदर पहला सवाल बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन, उसके अंदर सजेशन मांगी, which mode of doing business will be best suited in terms of tax। जाहिर सी बात है, अगर मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, मैं कौन से मोड से अपना बिजनेस शुरू करूंगा? क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, चाहे क्या वो एओपी होगा, क्या वो कंपनी होगा? तो हमने कहा सर वो होगा जिसमें टैक्स सबसे कम लगेगा आपको। बिजनेस तो बिजनेस है ना, वो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कर लेंगे, एओपी में भी कर लेंगे, कंपनी में भी कर लेंगे। हाँ, थोड़े बहुत प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, कंपनी के अंदर कुछ फायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे आपको, वो कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, लेकिन असल चीज़ जो आपका मकसद है वो है बिजनेस करना। सो कैन यू डू बिजनेस इन ऑल थ्री फॉर्म्स? यस आई कैन। इज देयर एनी इशू ऑफ स्केलेबिलिटी? नो, एज फार एज आई हैव माई ओन फाइनेंसेस। हाँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं है एंड आई वॉन्ट मोर शेयर होल्डर्स, मोर इन्वेस्टर्स, देन कंपनी स्ट्रक्चर इज बेटर। बट सपोज इफ आई हैव माई मनी, ठीक है, सो कैन आई डू बिजनेस इन एनी ऑफ द थ्री फॉर्म्स? यस। Are you getting? So many people take the decisions of the modes of business keeping in view the taxation requirements as well. Tax किस पे कितना लगेगा भाई? कंपनी है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा यार, मैं एओपी के थ्रू चला लेता हूँ, मुझे नहीं देना इतना सारा टैक्स। Are you getting this? So there are three person based primarily, individual, AOP, कंपनी। डेफिनेशन में और भी आएंगे, लेकिन मेन मकसद हमारा इन्हीं तीनों से है, इन्हीं की हम टैक्सेशन पढ़ेंगे। इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन तो हमने कैप 2 लेवल पर भी पढ़ी थी। कंपनी की टैक्सेशन सीए फाइनल लेवल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से तबीयत से इन्वॉल्व है। अच्छा, स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा, तो हमने कहा सर क्या सबका टैक्स ईयर नॉर्मल है, सबका 1 जुलाई से 30 जून पे खत्म होता है? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, स्पेशल टैक्स ईयर भी होता है। अच्छा, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है? स्पेशल टैक्स ईयर इज एनी इनकम ईयर एंडिंग अदर देन 30 जून, जो 30 जून के अलावा कहीं भी खत्म हो जाए, वो स्पेशल टैक्स ईयर है। सर क्या ये भी 12 महीने का साल होता है? नॉर्मल टैक्स ईयर तो 12 महीने का होता था। सर क्या ये भी 12 महीने का होता है? मैंने कहा जी, ये भी 12 महीने का होता है। पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग अदर देन 30th डे ऑफ जून अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस परमिट बाय कमीशन, या पुराने ऑर्डिनेंस के तहत वो चल रहा है या कमीशन ने अलाउ कर दिया है, कुछ भी हो सकता है। इस टर्म्ड एज स्पेशल टैक्स ईयर एंड इज डिनोटेड बाय द। अच्छा, अब इस स्पेशल टैक्स ईयर को हम नाम क्या देंगे? अच्छा, नाम क्या देंगे? व्हेन आई एम सेइंग नाम क्या देंगे, तो नाम देने के पीछे कुछ रीजंस और लॉजिक्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि नाम देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर हम इसको क्या नाम देके बुलाएंगे, ऐसा नहीं हो नॉर्मल टैक्स ईयर कंफ्यूज हो जाए। हमने पुकारने की कोशिश करी कि पास आ जाओ, क्योंकि बच्चे थोड़ी हैं। जब हमने कहा सर 3-4 बच्चे हैं, सबको नाम दे के अलग करना पड़ेगा, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। आर यू गेटिंग दिस? तो हमने कहा कि एक तो पहली बात, इसको नाम देने की ज़रूरत पेश क्यों आ रही है? दूसरा सवाल, नाम कैसे देंगे? लेट्स डिस्कस बोथ ऑफ दीज थिंग्स।
स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा भाई, स्पेशल टैक्स ईयर। तो हमने कहा सर फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बैंक, और बैंक का अकाउंटिंग ईयर होता है 1 जनवरी 2022 से मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर 2022। क्या पूरा साल है? इस पूरा साल है। क्या अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलता है? यस, एंड मैनी ऑफ यू हु माइट बी डूइंग बैंकिंग ऑडिट्स, यू नो 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही चलता है। अच्छा भाई, मैंने कहा सर ये क्या है? अकाउंटिंग ईयर है। तो बैंक्स का टैक्स ईयर किस डेट से किस डेट चलता है? हमने कहा भाई बैंक्स का टैक्स ईयर भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही चलता है। ओ हो, मतलब आसानी हो गई। आसानी हो इसीलिए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ हम चल सकें, इसीलिए तो। अच्छा भाई, तो इसका मतलब ज़बरदस्त हो गया सर। इसका मतलब टैक्स का हिसाब किताब भी इसी ड्यूरेशन का करना है और अकाउंटिंग का भी, तो हमें आसानी होगी ना जी। और यही आसानी हो इसीलिए आपको बताया कि अकाउंटिंग ईयर, फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडस्ट्री का स्पेसिफिक टैक्स ईयर है तो वो अपना अकाउंटिंग ईयर उसी हिसाब से सेट कर लेती है। अच्छा भाई, तो हमने कहा सर ज़बरदस्त हो गया। अब इसका मतलब कि ये टैक्स ईयर 30 जून पे ख़त्म नहीं हो रहा, इसका मतलब दिस विल बी स्पेशल टैक्स ईयर। जी बिल्कुल ठीक बात। ने कहा कि सर एक बात तो तय है कि ये है स्पेशल टैक्स ईयर। अब सर इसको नाम क्या दूं? नाम क्यों दूं? दिस इज अनदर क्वेश्चन, वी विल बी लुकिंग एट इट। नाम क्या दूं? वी आर डिस्कसिंग दिस। अच्छा, नाम कैसे देंगे इसको? हम ये देखेंगे कि ये जो स्पेशल टैक्स ईयर है जो कि है, ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। फिर से लेट मी रिपीट अगेन। हम ये देखेंगे कि ये जो स्पेशल टैक्स ईयर है कि किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा नॉर्मल टैक्स ईयर कब से कब तक चलता है, तो भाई नॉर्मल टैक्स ईयर चलता है, तो हमने कहा सर एक ये नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, कुछ इस तरह चल रहा होगा। हमने कहा ये है नॉर्मल टैक्स ईयर, 1 जुलाई 21 से 30 जून 22, फिर 1 जुलाई 22 से 30 जून 23। तो हमने कहा ये है नॉर्मल टैक्स ईयर 22 और ये है नॉर्मल टैक्स ईयर 23। एंड हाउ वी हैव नेम्ड इट, हमने ये देखा कि नॉर्मल टैक्स ईयर कब एंड हो रहा है। मिसाल के तौर पर 30 जून 2022, तो हमने कहा जिस भी कैलेंडर ईयर में ये एंड हो रहा है उसी नाम से इसको पुकारा जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर 2022। और नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 का एंड हो रहा है 30 जून 2023, तो जिस कैलेंडर ईयर में ये एंड हो रहा है यानी कि 23 में, इसी नाम के हिसाब से हम इसको पुकारेंगे, यानी नॉर्मल टैक्स ईयर 2023। ज़बरदस्त हो गया। अब हमने कहा कि सर ये बताएं स्पेशल टैक्स ईयर का नाम क्या होगा। वो तो नाम आप को पता ही है। हमने कहा देखो देखा ये जाएगा कि ये जो स्पेशल टैक्स ईयर है ना, इसका जो एंड है, सर ये रहा इसका एंड, देखा ही जाएगा कि ये किस वाले नॉर्मल टैक्स के बैंड में फॉल कर रहा है। सर ये इसके बैंड में फॉल कर रहा है। अच्छा, अब ये जिसके बैंड में फॉल कर रहा है ये एक टैक्स ईयर है, तो हमने कहा सर ये तो ब्लू वाले बैंड में फॉल कर रहा है। और ब्लू वाले बैंड का नाम क्या है? सर इट्स कॉल्ड नॉर्मल टैक्स ईयर 2023। ठीक है, इसका मतलब मैं टैक्स ईयर 2023 कह रहा हूँ, नॉर्मल तो चलो ठीक है, इट्स अ टाइप। टैक्स ईयर 2023 यानी नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 के बैंड में ही फॉल कर रहा है, बिल्कुल ठीक। तो हमने कहा जो स्पेशल टैक्स ईयर, जिस स्पेशल टैक्स ईयर का एंड, लेट मी रिपीट इट, जिस स्पेशल टैक्स ईयर का एंड, जिस स्पेशल टैक्स ईयर का एंड
जिस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करेगा। स्पेशल टैक्स ईयर का एंड, स्पेशल टैक्स ईयर का एंड जिस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करेगा, हम उसी का नाम इसे अता फरमा देंगे। इसका मतलब कि सर इस स्पेशल टैक्स ईयर का नाम होगा स्पेशल टैक्स ईयर 2023। ये क्या सर, स्टार्ट हो रहा 22 में, एंड हो रहा 22 में, नाम दे दिया आपने 23। ये क्या जुल्म किया? मैंने कहा ऐसा ही होता भाई, होगा ऐसा ही। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि अब जब ये टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है, जब कोई भी टैक्स ईयर ख़त्म होता है तो अब वो अपनी इनकम का, अपने एक्सपेंसेस का हिसाब किताब करता है। कोई भी बिजनेस जब उसका टैक्स ईयर ख़त्म होता है, अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है, वो अपनी इनकम का, अपने एक्सपेंसेस का हिसाब किताब करता है। हमने कहा अब जब ये हिसाब किताब करेगा, कर लिया हिसाब किताब, इनकम आ गई, मिसाल के तौर पर इनकम आ गई 50 लाख रुपए, टैक्स कौन सा लगाएगा? हमने कहा सर टैक्स कौन सा लगाएगा भाई? क्यों, मसला क्यों आ रहा है टैक्स कौन सा लगाएगा? क्योंकि अगर मैं बात करूं ये वाला आधा साल, तो ये तो पिंक वाले एम्बिट में है, और ये वाला आधा साल ये तो ब्लू वाले एम्बिट में है। तो अब टैक्स रेट कौन सा लगे? मिसाल के तौर पर पिंक वाले एरिया में टैक्स रेट था 25%, ब्लू वाले में हो गया 29%। अब सर इसकी इनकम फाइनल आई है आखिर में 31 दिसंबर को। अब वो कह रहा है मैं परेशान हूँ, आधे साल 25 रहा, आधे साल 29 रहा। तो हम कहेंगे ए भाई, जो 25 रहा वो माजी का हिस्सा हो गया। तू जिस टैक्स ईयर में सांस ले रहा है, जिस टैक्स ईयर में तूने अपना इख्तिताम किया है, वो है टैक्स ईयर 2023। So whatever rate is prevailing as per the latest applicable Finance Act will be applicable on you। इसका मतलब कि सर ये जो नाम हमने इसको अता फरमाया, ये जो नाम हमने जिस नाम से इसको बुलाया, हमने कहा ये नाम ही डिटरमिन करेगा कि इस पर फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा। और हम ये देख चुके हैं कि सर अगर फाइनेंस एक्ट है 22 तो वो लगेगा फॉर टैक्स ईयर 2000 आर यू गेटिंग दिस? तो अब बड़ा क्लियर हो गया। हमने कहा सर इसका मतलब ये है कि अब ये जो बैंक का साल खत्म हुआ है, इसमें टैक्स रेट कौन सा लगेगा? वो टैक्स रेट लगेगा जब बजट यहां आया था, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2022 जो बजट आया और जिसके बाद फाइनेंस एक्ट 2022 आया, तो बेसिकली 2000 फाइनेंस एक्ट 2022 के रेट लग रहे होंगे टैक्स ईयर 2023 पर। और टैक्स ईयर 2023 से मुराद नॉर्मल टैक्स ईयर भी है, और हर वो स्पेशल टैक्स ईयर जिसका एंड उस नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर फॉल कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? अच्छा भाई बच्चों, वेलकम बैक। अच्छा भाई, तो बेटा हमारा डिस्कशन चल रहा था स्पेशल टैक्स ईयर का। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, वेलकम बैक। तो बेटा हमारा डिस्कशन चल रहा था स्पेशल टैक्स ईयर का, और स्पेशल टैक्स ईयर में हमने ये जिक्र किया था कि स्पेशल टैक्स ईयर को हम डिनोट करेंगे विद रेफरेंस टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द स्पेशल टैक्स ईयर एंड फॉल्स। जिस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में स्पेशल टैक्स ईयर का एंड फॉल कर रहा होगा, ठीक है, उसी के रेफरेंस से हम स्पेशल टैक्स ईयर का नाम रख देंगे, दैट इज स्पेशल टैक्स ईयर 2023। और जो ये नाम हम रखेंगे ना स्पेशल टैक्स ईयर 2023, व्हाट डज दैट मीन? अच्छा बेटा, इस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भले ही ये टैक्स ईयर, कौन सा वाला टैक्स ईयर? ओके, लेट मी भले ही ये वाला टैक्स ईयर, येलो वाला, भले ही ये स्पेशल टैक्स ईयर ना शुरू हुआ 2023 में, ना खत्म हुआ 2023 में,
लेकिन इसका नाम हमने फिर भी रखा स्पेशल टैक्स ईयर 2023। व्हाई? बिकॉज द एंड ऑफ दिस स्पेशल टैक्स ईयर इज फॉलोइंग इन नॉर्मल टैक्स ईयर 2023। इसका मतलब ये हुआ कि सर इस पर फाइनेंस एक्ट 2022 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। देखो मैंने क्या बताया था व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू नॉर्मल टैक्स ईयर, मैंने आपको ये बताया था देखो फाइनेंस एक्ट 2022 कब आया, 28-29 जून, ठीक है। एप्लीकेबल हो गया कब से? 1 जुलाई 2022 से। और कब तक एप्लीकेबल रहा? हमने कहा सर ये फाइनेंस एक्ट जो आया 2022 में, जिसका नाम है फाइनेंस एक्ट 2022, ये एप्लीकेबल होगा फॉर टैक्स ईयर 2023। इसका मतलब कि सर जब जब हम टैक्स ईयर 2023 लिख देंगे, इसका मतलब उस पर एप्लीकेबल कौन सा फाइनेंस एक्ट है? 2022। तो कोई मुझसे पूछ सकता है कि सर अगर फर्ज कर लें टैक्स ईयर 2022 में कंपनी का रेट था 25% और 2023 में रेट हो गया 29%। अब ये जो बैंक है, कौन सा बैंक? ये जो बैंक ABC है, या ये जो कंपनी ABC है, आधी फॉल कर रही नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 में, आधी फॉल कर रही नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 में। फाइनेंस एक्ट कौन सा वाला एप्लीकेबल होगा? रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? हमने कहा भाई ये आधी आधी तो तुम कह रहे हो, दिखने में लग रहा है, लेकिन हमने कहा हमने इसका नाम इसीलिए दे दिया ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए, स्पेशल टैक्स ईयर 2023। इसका मतलब इस पर एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2022 विच इज एप्लीकेबल फॉर टैक्स ईयर 2023। अब अगर फाइनेंस एक्ट 2022 में कंपनी का रेट आ गया 29%, तो अब इस पूरे साल की इनकम पर जो टैक्स लगेगा वो होगा 29% का। अदती दिलाता बटेर नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज अबाउट स्पेशल टैक्स ईयर 2023। स्पेशल टैक्स ईयर 2023 हमने कहा सर तो क्या जब भी हमें इसका नाम या इसका स्पेशल टैक्स ईयर पता करना होगा तो क्या हमें यही डायग्राम बनानी पड़ेगी? क्या हमें यही देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ किस टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, कौन इसका एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है? मैं कहा नहीं, इसका एक शॉर्टकट भी है, इसकी एक जुगाड़ भी है। वो क्या जुगाड़ है? आओ देखते हैं। हमने कहा ये देखो मंथ ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर एंड, मैंने कहा मंथ ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर एंड, स्पेशल टैक्स ईयर एंड। अब तुमसे पूछा जाए तो हमने कहा ये देखो कि क्या स्पेशल टैक्स ईयर का जो मंथ है वो जैन से जून में फॉल कर रहा है या जुलाई से दिसंबर में फॉल कर रहा है? इससे क्या होगा सर? इससे होगा क्या? हमने कहा टैक्स ईयर कैसे पता लगेगा सर? अगर जैन टू जून है तो हमने कहा जो कैलेंडर ईयर होगा वही टैक्स ईयर होगा। और अगर स्पेशल टैक्स ईयर का एंड जुलाई से दिसंबर में है तो हमने कहा जो कैलेंडर ईयर हो उसमें +1 कर देना। नाउ अप्लाई दिस लॉजिक। अब आपको कोई भी बंदा कोई भी साल देते, मिसाल के तौर पर मैं आपको रैंडमली कह दूं ये बताओ मुझे कि 30 सितंबर 2029, 30 सितंबर 2029 को स्पेशल टैक्स ईयर एंड हो रहा है। इसका मतलब कब से शुरू होगा? 1 अक्टूबर 2028 से शुरू हुआ होगा, 30 सितंबर 2029 को एंड हो रहा है। जरा मुझे बताओ ये कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगा? आपको मसला ही नहीं है सर, एंड कब हो रहा है ये बता दें। 30 सितंबर 2029, हमने कहा सितंबर किधर फॉल करेगा? जुलाई से दिसंबर में। 30 सितंबर 2029 कैलेंडर ईयर क्या है? 2029। हमने कहा टैक्स ईयर पता करना है, कैलेंडर ईयर में +1 कर दो, यानी कि 2030। इसका मतलब कि सर इसका टैक्स ईयर होगा स्पेशल टैक्स ईयर 2030। अच्छा रैंडम बता दें सर, कोई भी टैक्स ईयर ले लें। हमने कहा अच्छा बताओ 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 को स्पेशल टैक्स ईयर एंड हो रहा है। स्टार्ट कब हुआ होगा? मैंने कहा 1 अप्रैल से हुआ होगा, 1 अप्रैल 2024 को हुआ होगा और 31 मार्च 2025 को खत्म हो गया होगा स्पेशल टैक्स ईयर। ऐसा ही है ना? हमने कहा सर इसका स्पेशल टैक्स ईयर का नाम क्या होगा? हमने कहा बहुत आसान बात है, मंथ कौन सा है जिसमें खत्म हो रहा है? हमने कहा मार्च। जैन से जून में फॉल कर रहा है, जी सर जैन से जून में फॉल कर रहा है। मैंने कहा जो इसका कैलेंडर ईयर होगा वो इसका टैक्स ईयर होगा। तो अगर 31 मार्च 2025 की बात हो रही है तो इसका टैक्स ईयर होगा 2025। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। आर यू गेटिंग दिस?
किसी ने आपको जुगाड़ भी बता दी। अब जो बंदा जिसको इस तरह की डायग्राम बना के करना हो कर सकता है, इस तरह की शॉर्टकट तरीके से आइडेंटिफाई करना हो, यू कैन डू इट। और बेटा पढ़ते भी हैं, अ पीरियड ऑफ 12 months एंडिंग ऑन a period of 12 months ending other than 30th day of June is termed as a special tax year and is denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of the special tax year falls। ये हम बात कर चुके। अच्छा, अब थोड़ी सी मजीद बात है। सर ये स्पेशल टैक्स ईयर क्यों, इसके ओरिजिन में दे चुका। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस हो सकते हैं, इंटरनेशनल बेंचमार्किंग के रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, अगर सर स्पेशल टैक्स ईयर किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन किसे कहते हैं, इसको पहले रीड करते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको। FBR may permit a class of person having a special tax year to use a normal tax year and vice versa। फिर से, the FBR may permit a class of person having a special tax year to use a normal tax year and vice versa by notification in the official gazette in respect of certain classes following special tax years are notified by FBR। FBR क्या भी कर सकता है, अगर कोई टैक्स पेयर है उसका नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा है, उसको बाय नोटिफिकेशन ये ऑर्डर कर दे कि भाई अब आपका नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून 2023 30 जून पे खत्म हो रहा था, बट नाउ यू विल बी फॉलोइंग स्पेशल टैक्स ईयर एंड योर स्पेशल टैक्स ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर एंड एंड ऑन 30 सितंबर एवरी ईयर। FBR हैज द पावर। अच्छा, अब देखो FBR के पास ना सारी ताकतें कुव्वतें नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। FBR इज नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी, FBR इज द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। देखो मैंने तुम्हें वही कहा ना, लॉ मेकिंग कौन करता है। मैं जब भी कहूँ टैक्स वाला या टैक्स वाले ने ये कानून बना दिए, तो टैक्स वाले से कभी भी FBR को मुराद मत लिया करो। FBR इज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी, वो टैक्स को एडमिनिस्टर करेगा, टैक्स कलेक्शन, रिव्यू, अमेंडमेंट्स, ऑडिट्स, पेनल्टीज, डिफॉल्ट सरचार्ज लगा रहा होगा, चीजें चेक, एडमिनिस्ट्रेटिवली सपोर्ट कर रहा होगा FBR। FBR इज नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी। लेकिन अब काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको लॉ मेकिंग करने की जरूरत नहीं है। Those are the tasks of administrative nature। ठीक है, जैसे यहां पर आपने FBR को ताकत दे दी, अथॉरिटी दे दी, क्या कि FBR में परमिट अ क्लास ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल। FBR के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई नॉर्मल टैक्स ईयर फॉल कर रहा है उसको नोटिफिकेशन देके बोले भैया अब आपसे आप नॉर्मल नहीं स्पेशल टैक्स ईयर फॉल करेंगे, या कोई स्पेशल टैक्स ईयर फॉल कर रहा है, स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर रहा है, तो अब FBR उसको नोटिफिकेशन देके कह सकता है कि आपने नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो करना है। Because this is a matter, this is an administrative matter and law-making bodies do not need to interfere in every administrative matter. Getting this? अच्छा, लेकिन सर क्या ऐसा हो सकता है कि FBR किसी एक पर्सन को लेटर लिख के नोटिफिकेशन एक पर्सन को भेजे, लेटर लिखे, और मिसाल के तौर पर मेरी फर्म को कहे कि मुनीर साहब आपकी जो फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, नाउ योर टैक्स ईयर हैज़ बीन चेंज, और अब आपका टैक्स ईयर 30 जून नहीं होगा, your tax year will be 1 अक्टूबर से 30 सितंबर चलेगा। मुनीर साहब को एड्रेस्ड है, ऐसा हो सकता है। HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो मेरी फर्म है उसका टैक्स ईयर, मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। वजह क्योंकि लॉ में क्या लिखा हुआ है कि FBR जो डिसीजन लेगा वो किसी एक बंदे के लिए नहीं लेगा, वो लेगा क्लास ऑफ पर्सन के लिए। फिर वो बात सिर्फ मेरे लिए इफेक्टिव नहीं होगी, वो सारी फर्म्स के लिए इफेक्टिव होगी, बी इट PwC, बी इट KPMG, बी इट एनी अदर फर्म, बी इट माई फर्म। ठीक है, अच्छा भाई, तो क्लास ऑफ पर्सन के लिए होगा, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा। अच्छा, तो अब एग्जांपल्स क्या हैं स्पेशल टैक्स ईयर की जिनके केसेस में स्पेशल टैक्स ईयर्स फॉलो हो रहे हैं। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनका टैक्स ईयर चल रहा है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। राइस एक्सपोर्टर, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज में पता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। कॉटन गिनर्स, राइस हस्किंग यूनिट्स, ऑयल मिल्स, इनका चल रहा 1 सितंबर से 31 अगस्त। और मैन्युफैक्चरर्स ऑफ शॉवल्स 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है बेटा, सो फॉर रेफरेंस पर्पसेस आपने बस अपने जहन में रखना है। जाहिर सी बात है बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई याद तो इसमें करने वाली चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल्स आपके रेफरेंस में हो, आपके दिमाग में हो, एंड दैट्स इट। ठीक है, और ये सारी बातें कि डिनोट कैसे होगा, नाम कैसे दिया जाएगा, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। चलो अब आ जाओ अगले वाले टैक्स ईयर पे, व्हिच इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा, एज पर सेक्शन 74 दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर। सेक्शन 74 के हिसाब से यही 3 टाइप्स हैं टैक्स ईयर की। अच्छा, अब कुछ इसमें
आप देखेंगे कुछ ऑथर्स को तो वो ज़बरदस्ती के एक दो टैक्स ईयर और लेके आ जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो बात ये है कि एज पर सेक्शन 74 तो यही 3 टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर्स हैं। हाँ, फॉर एनी स्पेशल रीज़न कि अगर कोई अपने बिजनेस क्लोज कर रहा है, मुल्क छोड़कर जा रहा है, उसने क्लोजिंग करनी है, दैट्स अ सेपरेट इशू, वी विल बी डिस्कसिंग इन द रेलेवेंट टॉपिक। बट एज फार एज सेक्शन 74 इज कंसर्न, देयर आर ओनली 3 टैक्स ईयर्स: नॉर्मल, स्पेशल, ट्रांजिशनल, एंड विल बी डिस्कसिंग दीज 3 टैक्स ईयर्स। रेस्ट एज वी मूव ऑन, तो जो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे चीज़ें देखते चले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा भाई, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नाउ व्हाट इज द ट्रांजिशनल टैक्स ईयर? अच्छा, तो हमने कहा कि सर नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है हमें पता लग गया, स्पेशल टैक्स ईयर क्या है हमें पता लग गया। फॉर स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन वी आर might have specified in a special tax year. It's also 12 months period, 12 महीने का पीरियड है स्पेशल टैक्स ईयर, एंडिंग अदर देन ऑन 30 जून, 30 जून के अलावा कभी भी 12 महीने का पीरियड खत्म हो रहा है, दैट्स एन स्पेशल टैक्स ईयर। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा हो और उसे स्पेशल में कन्वर्ट करवाना हो? देखा जी, हो सकता है। कैसा हो सकता है किसी का स्पेशल टैक्स ईयर चल रहा हो उसे वापस से नॉर्मल में कन्वर्ट करवाना हो सकता है। और क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का स्पेशल टैक्स ईयर चल रहा हो और उसे किसी और स्पेशल टैक्स ईयर के अंदर कन्वर्ट करवाना हो अपना ईयर? हो सकता है। तो हमने कहा वेन एवर देयर इज अ चेंज ओवर, कभी भी जब चेंज होगा, या नॉर्मल से आप स्पेशल में मूव कर रहे होंगे, या स्पेशल से स्पेशल में, या स्पेशल से नॉर्मल में, तो एक ऐसा पीरियड आएगा, एक ऐसा पीरियड रह जाएगा जो बेचारा यतीम रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ये कंप्लीट नॉर्मल टैक्स ईयर है। एंड सपोज एफबीआर ने नोटिफिकेशन में बोल दिया, या हमने खुद से रिक्वेस्ट दे दी एफबीआर को कि मेरा टैक्स ईयर चेंज करो। अच्छा भाई, आपको कौन सा रखना है टैक्स ईयर, कब से शुरू हो? हमने कहा भाई वो शुरू हो, अल्लाह भला कर दे, 1 अक्टूबर 23 से शुरू हो और 30 सितंबर 24, फिर ये साइकिल चलता रहे। तो हमने कहा सर जब ये पहला चेंज ओवर आएगा ना, तो कुछ ना कुछ पीरियड ऐसा जरूर रह जाएगा जो कि बेचारा यतीम रह जाएगा, जो कि बेचारा यतीम रह जाएगा। सर ये जो पीरियड बेचारा यतीम रह जाएगा, ये ना इस साल में आ रहा है, ना नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 में आ रहा है, और इसका क्या नाम होगा? मैंने कहा सर इसका नाम तो होगा स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा, एंड हो रहा है सितंबर के महीने में, तो जो कैलेंडर ईयर है उसमें +1 कर दें, यानी स्पेशल टैक्स ईयर 2025। तो हमने कहा पिछला पूरा जो नॉर्मल टैक्स ईयर गुजरा वो आएगा 2023 में, और अगला जो पूरा स्पेशल टैक्स ईयर वो आ जाएगा 2025 में। लेकिन सर इस चेंज ओवर में ऐसा इंटरमीडिएट पीरियड रह गया बेचारा, जो ना उस टैक्स ईयर के साथ शामिल हो सका, ना इस टैक्स ईयर के साथ शामिल हो सका। तो सर इस बेचारे का हिसाब किताब कैसे होगा? ये वाली इनकम ना पुराने टैक्स ईयर में जा रही है, ना नए टैक्स ईयर में जा रही है, क्या करें? इसको गबन कर जाएं, गोल कर जाएं, छुपा जाएं? हमने कहा नहीं नहीं, पागल हो गए हो क्या, चप्पल पड़ेंगे टैक्स वाले की तरफ से। यही तो है वो पीरियड जिसे हम कह रहे हैं दिस इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। पोर्टल के ऊपर, आईआरएस पोर्टल के ऊपर किसी का अगर तजर्बा रहा है आईआरएस पोर्टल का, सो व्हेन यू गो ऑन आईआरएस पोर्टल, तो जब आप रिटर्न ओपन करते हैं, सो देयर इज एन ऑप्शन स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का भी ऑप्शन है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के लिए अगर आपको रिटर्न फाइल करना है, यू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन एंड यू गेट द पीरियड फॉर ट्रांजिशनल
टैक्स ईयर। ठीक है बेटा, अलग से ये रिटर्न फाइल होता है, अलग से इसकी इस पीरियड की इनकम और एक्सपेंसेस डिक्लेयर होते हैं। तो देखा जाए तो सर ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का जो पीरियड है ये स्टार्ट कब से हो रहा है? हमने कहा बात ही कोई नहीं थी मसले की। मैं कहता भाई ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और ख़त्म कब हो रहा है सर? हमने कहा ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कि सर ये स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 23 को और ख़त्म हो रहा है 30 सितंबर 23 को। यानी जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का ये TTY है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो 3 महीने का ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, इसका अलग से रिटर्न फाइल होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त बात है, अच्छी सी बात है। लेकिन एक और बात सर, इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पर कौन सा फाइनेंस एक्ट अप्लाई होगा? मैं कहा फिर तुमने फंसा दिया, कौन सा फाइनेंस एक्ट अप्लाई होगा? भाई जो भी ईयर का नाम दिया जाता है, मिसाल के तौर पर स्पेशल टैक्स ईयर 2025, तो इस पर फाइनेंस एक्ट अप्लाई होगा 2024 का। नॉर्मल टैक्स ईयर 2023, इस पर फाइनेंस एक्ट अप्लाई होगा 2022 वाला। तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का भी अगर हम नाम दे दें तो क्या ख्याल है, आसानी नहीं हो जाएगी? क्योंकि उस नाम की ताकत से हमें ये पता लग जाएगा कि उस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पर फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा। देखा, ज़बरदस्त बात है। तो सर इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को नाम दे दें। उन्होंने कहा पीरियड बताओ, 1 जुलाई 23 से 30 सितंबर 23। दिस इज द पीरियड ऑफ द ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसको नाम देना है, कैसे नाम दें? देखो बिल्कुल सेम तरीका जैसे हमने स्पेशल टैक्स ईयर में देखा था। क्या क्या देखा था हमने स्पेशल टैक्स ईयर में? हमने ये देखा था कि सर ये देख लें कि किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में स्पेशल टैक्स ईयर का एंड फॉल कर रहा है। हमने कहा यहाँ भी ये देखो, किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का एंड फॉल कर रहा है। बहुत सिंपल हो गया, उनका ज़बरदस्त हो गया। तो हमने कहा सर अगर मैं ये देखूं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 का जो नॉर्मल टैक्स ईयर 2024 होगा, सर उसमें कहीं आ रहा होगा ये 30 सितंबर 2023। क्या ख्याल है? तो हमने कहा सर ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का जो एंड है ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2024 में फॉल कर रहा होगा। तो इसको आप नाम दे दें ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2024। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका, वही जुगाड़ू वाला तरीका जो हमने स्पेशल टैक्स ईयर के लिए देखा था। क्या देखा था? ये देख लो कि ये जिस ईयर में एंड हो रहा है उसका मंथ क्या है। हमने कहा मंथ है सितंबर, सितंबर मंथ है। कैलेंडर ईयर क्या है? 23। तो टैक्स ईयर विल बी 23 + 1 दैट इज 24। एंड सी इट इज। तो नाम देने का तरीका वैसा ही, और कॉन्सेप्ट क्या है? द पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट फुल टैक्स ईयर टिल द स्टार्ट ऑफ द न्यू टैक्स ईयर। Now that last full tax year, last full previous tax year could be any special tax year जिससे हम नॉर्मल में जा रहे हैं। Last full tax year could be any normal tax year जिससे हम स्पेशल में जा रहे हैं। या last tax year could be any special tax year जिससे हम नए वाले स्पेशल टैक्स ईयर में जा रहे हैं। But the point is कि ये जो TTY है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, ये पीरियड हमेशा 12 महीनों से कम का होगा। Are you getting this? ये हमेशा 12 महीनों से कम का होगा। Always less than 12 months. Are you getting this? Is this crystal clear? Perfectly clear? चलो, तो ये हमारे तीनों टैक्स ईयर खत्म हुए बेटा। पढ़ भी लेते हैं इसको। Where the tax year of a person changes the period between end of the last tax year prior to change and the date on which the changed tax year commences is termed as TTY, transitional tax year, and it's denoted by the calendar year related to the normal tax year in which the closing date of the transitional tax year falls. पता है हमें। The period of transitional tax year is always less than 12 months. और एग्जाम्पल्स हमने पढ़ ली और उससे अच्छी हमें पता चल चुकी हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा भाई, अच्छा नाउ दिस ऑल इज देयर इन सेक्शन 74। आप देख भी सकते हैं। हम एक दफ़ा नज़ारा कर लें। हम जो भी सेक्शन डायरेक्टली भी पढ़ेंगे
उसका एक दफ़ा दीदार ज़रूर कर लेंगे आपकी मोहब्बत में, क्योंकि ये वो लॉ है जो आपके पास होगा पेपर में. सो यू शुड हैव अ कमांड ओवर दिस पर्टिकुलरली. कम से कम सेक्शन खोलना आना चाहिए, कहाँ कौन सी बात कहाँ लिखी हुई है ये आना चाहिए. काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑर्डिनेंस से ही पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें हम समराइज्ड वे में पढ़ेंगे, चार्ट्स के फॉर्म में, हैंडआउट्स की फॉर्म में, इवन दोज यू शुड क्विकली स्किम थ्रू द बेयर एक्ट एक दफ़ा. ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन एक दफ़ा उसको ज़रूर देख लेना. वो बहुत इजीली डूएबल होगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है. वंस यू हैव द कॉन्सेप्ट, although the wordings are difficult, but once you have the concept, then it's not a big deal. ठीक है बेटा, तो साथ साथ ऑर्डिनेंस को ज़रूर देखना है. द सेम इज़ हियर इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स. काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑर्डिनेंस से डायरेक्टली पढ़ रहे होते हैं, कुछ चीज़ें जिनके हैंड आउट्स तक थोड़ा सा आसान चीज़ें हैं, जल्दी हो जाएंगी, अच्छा है, टाइम बचेगा. अच्छा, देन देयर इज़ अ प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर. अच्छा भैया, तो मैंने बता दिया आपको कि जो कमिश्नर है वो ही मे रिक्वायर, द कमिश्नर मे रिक्वायर एनी क्लास ऑफ पर्सन टू ऑप्ट फॉर एनी स्पेशल टैक्स ईयर. तो वो नॉर्मल से स्पेशल में भी भेज सकता है, स्पेशल से नॉर्मल में भेज सकता है, स्पेशल से दूसरे स्पेशल में भी भेज सकता है. तो सर कमिश्नर तो भेज ही सकता है, FBR के पास पावर है. लेकिन सर क्या टैक्स पेयर खुद अपनी मर्जी से भी अपना ईयर चेंज कर सकता है? द आंसर इज येस, एंड द प्रोसीजर इज गिवन इन द सेक्शन. ठीक है, ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद टैक्स पेयर अपनी मर्जी से अपना ईयर चेंज कर सकता है. रीजंस क्या हो सकते हैं सर? क्या ही रीज़न हो सकता है कि रात में ख्वाब में एक बुजुर्ग का दीदार हुआ और उन बुजुर्ग ने कहा भाई टैक्स ईयर चेंज कर दे, नफ़ा ही नफ़ा, पैसा ही पैसा, दौलत की बरसात. उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसे बोगस रीजंस अगर हम देंगे टैक्स वाले को तो FBR वाला हमें चप्पल मार के बाहर निकालेगा. उनका ज़बरदस्त. तो फिर क्या कहें? मैंने कहा अगर आपको टैक्स ईयर चेंज करना है देन यू हैव टू शो अ कंपेलिंग नीड. कंपेलिंग नीड का मतलब होता है अशद ज़रूरत. अशद ज़रूरत शो करना पड़ेगी. क्या अशद ज़रूरत है जिसके तहत आपको ये टैक्स ईयर चेंज करना पड़ रहा है, नौबत आ रही है. ठीक है, अच्छा, इसका पूरा प्रोसीजर है जो लिखा हुआ भी है, एंड वी विल बी रीडिंग दिस प्रोसीजर. बट द पॉइंट इज देयर आर फ्यू की फ्रेजेस विच यू शुड कीप इन माइंड. ठीक है, यू कैन ऑलवेज ओपन द लॉ एंड रेफर टू इट. आएगा भी नहीं वैसे, ये इतनी सिंपल चीज़, इतनी बेसिक चीज़ें आती भी नहीं पेपर में. बट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम योर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम योर प्रोफेशनल प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव, यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग. अच्छा, कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी, ऐसे अप्रूवल नहीं मिल जाएगी. ठीक हो गई बात? अच्छा सर, लेकिन हमें ये चेंज करने के लिए किसको अप्लाई करना पड़ेगा? हमने कहा आपने कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा इन राइटिंग. ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा सर? फिर आपको कंपेलिंग नीड शो करनी पड़ेगी, अशद ज़रूरत. उसमें रीज़न लिखना पड़ेगा क्यों चेंज हो रहा है. और आमतौर पर ये क्यों चेंज होता है, आमतौर पर जो एक ही रीज़न आपको हर केस में मिलेगा जब भी आप चेंज ऑफ टैक्स ईयर देखेंगे. द चेंज ऑफ टैक्स ईयर विल ऑलवेज बी इन द केस ऑफ अ ग्रुप कंपनीज. सब्सिडरी कंपनी है, उसका ईयर एंड अलग है, पेरेंट का अलग है. अब सब्सिडरी कंपनी अपना ईयर चेंज करवाना चाह रही है सो दैट इट कोइंसाइड्स विद द ईयर एंड ऑफ द पेरेंट कंपनी इन ऑर्डर टू अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स. एक ही दफ़ा क्लोजिंग हो, एक ही दफ़ा टैक्स की क्लोजिंग हो, एक ही दफ़ा फाइनेंशियल क्लोजिंग हो, और वो क्लोजिंग कोइंसाइड करती हो पेरेंट की क्लोजिंग से, सो दैट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी प्रिपेयर्ड इजीली. ठीक है, यही रीज़न आपको हमेशा नजर आएगा. हमने कहा यही कंपेलिंग नीड होती है, और कोई कंपेलिंग नीड होती नहीं. If the person has shown a compelling need to use special tax year or normal tax year as the case may be, the permission shall be subject to conditions if any as the commissioner may impose. तो हमने कहा सर कमिश्नर अलाउ भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, आप देख लेंगे. और अगर अलाउ करेगा तो कमिश्नर कुछ कंडीशंस भी इंपोज कर सकता है. क्या सी कंडीशंस हो सकती हैं? हो सकता है कि कमिश्नर कुछ एडिशनल फाइलिंग की कंडीशंस इंपोज कर दे. फॉर एग्जांपल, आपने कहा भाई ईयर चेंज करना है, नॉर्मल से स्पेशल में जाना है, और ये रीज़न है, और मुझे मेरा पेरेंट कंपनी के साथ कोइंसाइड करना है अपने ईयर एंड को. कमिश्नर में ये रिक्वायर यू कि ठीक है, नाउ फॉर एवरी ईयर विद द सबमिशन ऑफ रिटर्न यू विल ऑल्सो सबमिट the consolidated financial statements, the standalone financials of parent as well, your standalone financial as well, parent की भी और consolidated, तीनों सबमिट करो. Additional conditions impose कर सकता है टैक्स वाला, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. The order shall be made after providing applicant an opportunity of being heard.
इनविट द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, रीजंस फॉर रिजेक्शन। हमने कहा सर देखो ये लॉ के अंदर आपको हमेशा ये चीज़ मिलेगी कि जहाँ भी कमिश्नर ऐसा होगा कि आपके खिलाफ कोई डिसीजन देने लगेगा, द कमिश्नर या जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं दे विल प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, आपका मौक़िफ़ भी सुना जाएगा। बेसिकली अभी बातें सारी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, लोगों को बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए ये ढकोसले हैं। बाकी हमें पता है कि सर क्या सुनने का क्या मौका दिया जाएगा, वो तो ना सुनते का मौका देगा ना समझने का मौका देगा, वो बोलेगा भाई जो भी है कायदे आदम लेकर आओ फिर बात करते हैं। ये होता है टैक्स डिपार्टमेंट में, माजरत के साथ। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, बात सुनेगा आपकी, दिल का हाल आपका सुनेगा, और अगर एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी तो वो रीजन ऑफ रिजेक्शन भी देगा इन राइटिंग, ठीक है। The order shall take effect from such date being the first day of the special tax year or the normal tax year as the case may be, as may be specified in the order। और ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पर आपने ये टैक्स ईयर था, ये नॉर्मल टैक्स ईयर था, ये 30 जून 23 को ख़त्म हुआ और आपको नया टैक्स ईयर शुरू करना है 1 अक्टूबर से, ठीक है, और ऑर्डर आया 3 अक्टूबर को ऑर्डर आता है कि भाई आपका जो स्पेशल टैक्स ईयर जो नया शुरू हुआ था, जिसकी आपने नया शुरू हो रहा है, जिसकी आपने एप्लीकेशन दी हुई थी, दैट विल स्टार्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो भले 3 अक्टूबर को ऑर्डर रिसीव हुआ है, बट द न्यू स्पेशल टैक्स ईयर विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द 1 अक्टूबर, ठीक है। सो द ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट being the first day of a special tax year or the normal tax year as the case may be, as may be specified in the order. Commissioner may, after providing the person concerned an opportunity of being heard by an order, withdraw the permission granted। ऐसा भी हो सकता है, देखो एक तो ये हो सकता है कि आपने एप्लीकेशन दी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको दी और रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट के बाद उसकी रीजंस लिख दिए। अच्छा सर रिजेक्शन के बाद क्या कुछ कर सकते हैं, हमने कहा देखते हैं अभी। क्या ऐसा हो सकता है कि परमिशन दे दी आपको लेकिन बाद में वो परमिशन विड्रॉ कर दी? जी कर सकता है सर, टैक्स वाले के पास अथॉरिटी हो, बिल्कुल कर सकता है। परमिशन को विड्रॉ कर लिया तो हमने कहा फिर, हमने कहा सर परमिशन विड्रॉ भी करेगा तो भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देगा, हमारा मौक़िफ़ तो सुनेगा, अपना मौक़िफ़ बताएगा, हमारा मौक़िफ़ सुनेगा। और फिर अगर बात नहीं बनेगी, उन्होंने जो पैसे मांगे हमने नहीं दिए, तो फिर खैर तो हमने कहा ठीक है, फिर उसके बाद सर वो अपना डिसीजन लेगा। लेकिन सर अगर हम कमिश्नर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, किन किन केसेस में? नंबर 1, अगर उसने हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर लिया तब हम अग्रीव्ड होंगे। नंबर 2, अगर उसने परमिशन दी और फिर उस परमिशन को विड्रॉ कर दिया तब हम अग्रीव्ड होंगे। तो हम जब भी अग्रीव्ड होंगे हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और जब हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हम इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो नॉर्मली जो इंसाफ का दरवाज़ा है वो तो काफ़ी लंबा चौड़ा है। टैक्स की दुनिया में अगर आप इंसाफ के दरवाजे की बात करेंगे तो अगर इफ़ यू आर डिससेटिस्फाइड विद एनी डिसीजन ऑफ द कमिश्नर देन यू कैन अपील इट। द अपील विल गो टू कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है, यू कैन गो टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है, यू कैन गो टू, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ADRC, और एल्स यू कैन गो टू द हाई कोर्ट एज वेल। कोर्ट के पास चले जाओ फिर। तो हमने कहा सर फिर हाई कोर्ट से भी नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट इन द स्पेशल सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशंस। तो हमने कहा ये है कानून का दरवाज़ा। लेकिन इन सच केसेस ये कानून का जो ये चैनल है, ये जो लीगल फोरम्स हैं, दीज विल नॉट बी एप्लीकेबल, दीज विल नॉट बी इफेक्टिव। वाई? बिकॉज हमने कहा ये इतना एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है कि इसके लिए हम इंसाफ फराहम करने वाले इदारों को तकलीफ ही नहीं पहुँचाएंगे। इस केस के अंदर अगर आप अग्रीव्ड हैं, आपको लगता है आप अग्रीव्ड हैं, यू कैन फाइल द रिव्यू एप्लीकेशन विद द FBR। देखो, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर rejecting application for change in tax year or withdrawing granted permission to use special tax year or normal tax year as the case may be, may file a review application to FBR and the decision of FBR on such application shall be final। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर FBR ने ही तो रिजेक्ट की है, कमिश्नर कौन है? FBR का ही तो बंदा और कारिंदा है। FBR ही परमिशन हमारी रिजेक्ट कर रहा है और हम उसके खिलाफ एप्लीकेशन भी, उस रिव्यू एप्लीकेशन भी FBR को ही दे रहे हैं। सही अजीब ज़्यादती वाली बात है। हमने कहा देखो होता क्या है, देखो होता ये है कि अगर तुम FBR की बात करोगे ना तो FBR भी बाकी इदारों की तरह एक इदारा है,
जिस तरह किसी कंपनी के अंदर एक CEO होता है, उस CEO के अंडर मिसाल के तौर पर डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3 होते हैं। फिर हर डायरेक्टर के अंडर मिसाल के तौर पर सीनियर मैनेजर 1, सीनियर मैनेजर 2 और सीनियर मैनेजर 3। फिर सीनियर मैनेजर के अंडर मिसाल के तौर पर 2 AM हैं, AM 1, AM 2। AM के अंडर फिर एक सुपरवाइज़र है, फिर सुपरवाइज़र के अंडर 5 जूनियर्स की टीम है, J1 या जूनियर ना बोलो, रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, रिसोर्स 3, रिसोर्स 4, रिसोर्स 5। नाउ दिस कुड बी जूनियर, सीनियर्स। हमने कहा किसी भी कंपनी के अंदर सर ये वाला हिरार्की चलती है, तो हमने कहा ये जो FBR है ना, ये भी एक इदारा है, देखो इसकी भी हिरार्की है। इसके अंदर भी सबसे पहले टॉप पर क्या होता है? हमने कहा सर सबसे टॉप पर होता है चेयरमैन FBR। गेटिंग? चेयरमैन FBR, फिर चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर के अंडर इतने सारे कमिश्नर होते हैं, ठीक है, हर जोन के। फिर उनके जो डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, पता नहीं कौन कौन से कमिश्नर, ठीक है भाई। तो ये पूरा इदारा है। तो हमने कहा अगर आपके इस बंदे ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, तो अब आप जो एप्लीकेशन दे रहे हो ना, वो दे रहे हो चेयरमैन FBR को, हाईएस्ट लेवल इन FBR, ठीक है। सो व्हेनेवर इट इज सेड रिव्यू एप्लीकेशन टू FBR, इसका मतलब रिव्यू एप्लीकेशन टू चेयरमैन FBR, ठीक है, उस इदारे का हाईएस्ट लेवल बंदा। ठीक हो गई बात। तो बेटा ये था डिस्कशन चेंज ऑफ टैक्स ईयर का। फिर एक क्वेश्चन है छोटा सा टैक्स ईयर का, डिटरमिन टैक्स ईयर इन द फॉलोइंग केसेस। बहुत आसान सा सवाल है, इसको आप खुद ही देख के खुद ही कर भी लेंगे, बहुत सी एग्जांपल्स हमने कर ली। सो दिस इज चाइल्ड्स प्ले। एक दो इसमें से रैंडमली उठा लेते हैं, जैसे इसको उठा लो। अगस्त 2014 में 1 सितंबर 13 से शुरू हो रहा है, 31 अगस्त 2014 को ख़त्म हो रहा है। ख़त्म कब हो रहा है? 2014 को, जून में नहीं हो रहा। इसका मतलब सर ये स्पेशल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर तो नहीं। अब स्पेशल टैक्स ईयर में मंथ कौन सा है? अगस्त, जुलाई से दिसंबर वाला। इसका मतलब कि सर इसका जो टैक्स ईयर है वो होगा क्या? 15, टैक्स ईयर 2015। बाकी आसान इसी तरह से आप लोग कर लेंगे, इसके अंदर कोई मसले की बात नहीं है, बल्कि जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं। 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2014, इसका टैक्स ईयर भी 2015। 21 दिसंबर 2014, इसका भी 2015। 31 अगस्त 2014, इसका 2015। 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसका 2014। ये भी स्पेशल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर है। 31 दिसंबर 2018। अच्छा अभी देखो क्या है, 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, ये पूरे साल का नहीं है ये, सही है। इसका मतलब कि ये सर TTY है ना, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और दिसंबर यानी कि 2019, और 1 जुलाई से 30 जून 20, तो हमने कहा ये तो सर नॉर्मल टैक्स ईयर है 2020। सिंपल था, ठीक है बेटा। एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग पर्सन एंड रेजिडेंशियल स्टेटस फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर्सन और रेजिडेंशियल स्टेटस का तस्करा शुरू करते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मैं लव यू ऑल, टेक केयर लॉट। मुझे और सारी चीज़ को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।